है आई एम बैक में वीडियो लेक्चर। और आज हमने जिस केस को डिस्कस करना है बेसिकली वो हमारे पास रिलेटेड टू है हमारे पास हार्ट फेलियर से। ठीक है, सो मेजरली क्योंकि बहुत से लोगों को इश्यूज होते हैं कि कार्डिक पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हमारे पास सीरियस कंडीशंस में होते हैं, वेदर रिलेटेड टू मेडिकल मैनेजमेंट और फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट, दोनों मैनेजमेंट में आपको बहुत केयरफुली इसको लेके चलना होता है। ठीक है, सो कार्डिक पेशेंट्स क्या होते हैं ना, बेसिकली उनका मेजरली हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग इज फ्लक्चुएटेड। ठीक है, हर चीज़ फ्लक्चुएट करी होती है, तो आपने वहाँ पे बेसिक काम स्टार्ट करना होता है कि आपने बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करना होता है विद मेडिकेशंस और डायग्नोसिस, आफ्टर दैट मेडिकल मैनेजमेंट, व्हाट आर द इनहिबिटर्स यू हैव टू गिव टू द पेशेंट। मेजरली आपकी सारी ये चीज़ें आती है। ठीक है, सो आपका थर्ड जो केस है ना, मेरे पास एक पेशेंट था। ठीक है, और उनका नाम था मिस्टर अरशद, 68 ईयर ओल्ड थे। ठीक है, उनकी जो हिस्ट्री थी ना, टाइप 2 डायबिटीज़ की भी थी और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ था उनको। ठीक है, सीकेडी। ठीक है, सीकेडी के बारे में आप लोगों ने बहुत, जिन लोगों ने मेजरली पढ़ लिया है, अगर उनको आइडिया है तो सीकेडी क्या होता है आइडिया होगा। ठीक है, जिनको नहीं है मेजरली, अभी सिर्फ आप याद रखो कि एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो होता है ना, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है जब आपके पास हार्ट फेलियर केस आते हैं। ठीक है, तो जब आपको लगता है ना कि किडनी डिजीज़ था, ऑलरेडी वो एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट था, तो वहाँ पे हार्ट से रिलेटेड कोई भी इशू होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो कार्डियोलॉजी केसेस जो होते हैं वेरी मच लिंक टू द किडनी डिजीजेज। ओके, विद दैट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इज द मेजर कॉज। ठीक है, बहुत से केसेस में आपकी एक मेजर कॉज होती है टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, मतलब डायबिटीज मेलाइटस। ओके, हमारे पास प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो थी ना उस टाइम पेशेंट की, मेजरली वो थी कि स्वेयर फटीग रहती है, स्वॉलन एंकल्स थे और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी। ठीक है, पेशेंट को एसओबी था, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही थी। ठीक है, उनका सांस फूलता था, सांस प्रॉपर नहीं ले सक रहे थे। ठीक है, सेकेंड वन वॉज द स्वॉलन एंकल्स। ठीक है, उनके पांव सूजे हुए थे, हम फिटिंग एडिमा के बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, पांव सूजे हुए थे और फटीग में, लाइक मेजरली उनकी बॉडी फटीग में ही थी। ठीक है, और स्वेयर फटीग थी। क्लिनिकल फाइंडिंग्स जब हमने की तो उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी फ्लक्चुएट था, लाइक 140/85 था। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों डिस्टर्ब थे। ठीक है, हार्ट रेट जो था 105 बीट्स पर मिनट था, तो इसका मतलब हार्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, आफ्टर दैट जब हमने देखा बायलेटरल फिटिंग एडीमा, ठीक है, एंड पल्मोनरी क्रैकल्स भी हमें फील हुए। ठीक है, जब हमने बेसिकली ऑस्कल्टेशन की। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ें क्लियर रखनी, क्रैकल्स आपको कहाँ फील होते हैं, जब आप लंग्स ऑस्कल्टेट करते हो। ठीक है, सो पल्मोनरी क्रैकल्स होते हैं ना, वो क्रैकिंग से साउंड देते हैं। ठीक है, जब आप बेसिकली ऑस्कल्टेट करते हो ना पेशेंट को, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये ना एक्चुअली चीज़ एक्सपीरियंस से आती है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं ऑस्कल्टेट करना इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट, क्योंकि फिजिकल थेरेपिस्ट ना बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पेशेंट्स जो होते हैं ना वो जॉइंट रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सो जो हमारे पास होते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट में, या मेजरली जो हमारे पास आते हैं खुद से, जिनको पता होता है कि हाँ पल्मोनरी डिजीज के लिए आपने फिजिकल थेरेपी करवानी है, ज़्यादातर वही होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस कम है, लोगों को आइडिया नहीं है कि लाइक चेस्ट फिजियोथेरेपी या कार्डिक रिलेटेड कोई इशू हो या पल्मोनरी रिलेटेड हो तो आपने फिजिकल थेरेपिस्ट को के पास जाना है। ठीक है, मेजरली लोग सिर्फ फिजिकल थेरेपी को ना एक जॉइंट रिलेटेड, एक मस्कुलोस्केलेटल डिजीज रिलेटेड कर दिया गया। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, आप कार्डियक कंडीशंस के साथ साथ पल्मोनरी कंडीशंस को भी डील करते हो। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि पल्मोनरी क्रैकल्स जब हमने आइडेंटिफाई किए ना पेशेंट में, ठीक है, बायलेटरल फिटिंग एडीमा भी था, तो इसका मतलब ये केस था मेडिकल का। ठीक है, तो हमने इकोकार्डियोग्राम भी बेसिकली आपने क्या किया, स्पेशलिस्ट को रेफर किया सीधा सीधा। ठीक है, और इकोकार्डियोग्राम हुआ, वहाँ पे बेसिकली इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा रिड्यूस थी। ठीक है, लाइक 35%, 35 ना मेजरली आपको शो करती है यहाँ पे हार्ट फेलियर के चांसेस थे। ठीक है, तो मेजर डायग्नोसिस आपके पास क्या था, हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, जिसको HFrEF भी कहते हैं। ठीक है, आपने काफ़ी जगह सुना होगा हार्ट फेलियर। अब कुछ लोग इसको सिर्फ हार्ट फेलियर, अब आपके पास अगर कोई केस सिनेरियो आता है और आपके पास लाइक आपके पास कोई पेपर में आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके कोई एग्जाम में आया, ठीक है, और आपने डायग्नोसिस लिख दिया हार्ट फेलियर, इट वाज जस्ट लाइक लेम टाइम ऑफ। ठीक है, आपको पूरी डिटेल जब दे दी गई है, जब आपको पूरा आइडेंटिफाई हो रहा है, तो हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है हार्ट फेलियर विद अदर कंडीशंस। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को
देखना है, ठीक है। हमारे पास क्या डायग्नोसिस निकला? डायग्नोसिस था हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ। मेडिकल मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मेडिकेशन, क्योंकि हार्ट की कंडीशन अर्ली हम जब बेसिकली करेंगे ना कोप अप, तो मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। CE inhibitors, ठीक है, या ARBs, ठीक है। सेकंड वन वाज द बीटा ब्लॉकर्स, थर्ड वन वाज द डायरेटिक्स, फोर्थ वन एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एंड SGLT2 इनहिबिटर्स, ठीक है। मेजरली जो मेडिकेशन है ना वो हमारी हार्ट फेलियर की मेजर यही होती है, ठीक है। समटाइम कुछ चीज़ें फ्लक्चुएट होती हैं, ड्रग की क्लासेस डिफरेंट होती हैं, पर मेजर हमारे पास यही आती है, ठीक है। अब अगर आपको एक एक करके ना थोड़ा बेसिक मैं आपको आइडिया देती हूँ कि ACE इनहिबिटर्स, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में भी थोड़ी गाइड किया करें, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट से पहले आपको मेडिकल मैनेजमेंट पता होनी चाहिए, ताकि आप उसको उस रिलेटेड ट्रीट कर सको, ठीक है। अब पेशेंट की जाहिर सी बात है कंडीशन क्या थी कि ACE इनहिबिटर्स जब हमने दिए, तो ACE इनहिबिटर्स क्या करते हैं बेसिकली, ये आपके पास एक वेजो कंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। वेजो कंस्ट्रिक्टर क्या होते हैं कि बेसिकली ये सॉरी 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 वेजो डायलेटर है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होते हैं कि वेजो डायलेटर का मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, मतलब उनका एरिया जो कम हो गया होता है उसको ओपन अप करता है, ठीक है। तो एसी इनहिबिटर्स जो होते हैं ना उस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं जो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन 2 एक बहुत ज़्यादा पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जब 1 से 2 में कन्वर्ट नहीं होने देता ना, तो ये वेजोडाइलेशन कॉज करता है, और वेजोडाइलेशन आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है। देखो जितनी तंग जगह थी हमें ये पड़ा है, ठीक है। ब्लड वेसल्स की जितनी तंग जगह होती है उतना इशू ज़्यादा होता है, ठीक है। जितनी नैरो थी वहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, जितनी उसको वेसल्स को ओपन करते गए हैं हम, ईजी से लफ्ज अगर अल्फाज में बोला जाए तो बेसिकली जैसे ओपन करते गए हो तो आपके पास क्या हो गया, ब्लड आराम से फ्लो करेगा, प्रेशर रिड्यूस होगा, कम होगा तो क्या होगा, हार्ट पे स्ट्रेन भी कम पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट वन वॉज दैट। इसमें एनाप्रिल लिजेनोप्रिल बेसिकली डिफरेंट तरह से आते हैं, वो आप प्रिस्क्राइब करते हो, ठीक है। मेजरली जब हमारे पास किडनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, उन केसेस में ज़्यादा ये प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। सेकेंड वन वॉज दैट आर्ब्स। आर्ब्स बेसिकली कहते हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, अगर एस इनहिबिटर्स आपको याद हो 1 को 2 में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा था, ठीक है। आर्ब्स क्या करते हैं ना, एंजियोटेंसिन 2 का जो रिसेप्टर था ना उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। मतलब वहां पे वो प्रिवेंट कर देते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो बाइंड ना हो, ठीक है, 81 रिसेप्टर के ऊपर, ताकि वो वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज ना करे, ठीक है। तो उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ये कन्वर्जन तो पिछले वाला था, इसने क्या किया, इसने ब्लॉक कर दिया सिंपली उस रिसेप्टर को जहाँ से हम जिसपे हमारे पास इसने एंजियोटेंसिन 2 ने एक्ट करके वेजोकंस्ट्रिक्शन करानी थी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या करेगा, वेजोडाइलेशन करवाएगा, ब्लड प्रेशर इसने भी रिड्यूस कराया, तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव था, ठीक है। वेलसार्टन और इसमें लोसार्टन टाइप इस तरह की मेडिकेशन आती हैं, इसकी एग्जांपल्स होती है, ठीक है। थर्ड वन वाज द बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं हमारे पास बेसिकली, बीटा ब्लॉकर्स ब्लॉक करते हैं बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को, B1 B2 को, ठीक है। B1 B2 क्या करते हैं कि हार्ट रेट को भी डिक्रीज करते हैं। अब ये ब्लॉक कर दिया ना B1 B2 को, हमने इनके रिसेप्टर्स ब्लॉक किए, ठीक है। तो हाँ क्या हुआ कि हमारे पास हार्ट रेट डिक्रीज हुआ, ठीक है, रिड्यूस की इसने हमारे पास फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, जो कंट्रैक्शन थी, ब्लड प्रेशर रिड्यूस किया, फिर हमारे पास ऑक्सीजन की डिमांड रिड्यूस हुई। तो मेजरली ये सारा काम क्या था, हार्ट रेट को रिड्यूस करने के लिए, उसके ज़्यादा फंक्शन ना हो, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए था, ठीक है। तो ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। और ये भी हाइपरटेंशन के केसेस में, हार्ट फेलियर, हार्ट अरिथमियाज के केसेस में बहुत दिए जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स माइग्रेन्स वगैरह में भी देते हैं लोग, एंजाइटी के पेशेंट्स को भी दिए जाते हैं, ठीक है। और इसको अगर आपने सुना हो एटिनोलोल, प्रोपेनोल, इस तरह के ना हमारे पास आते हैं, तो मेजरली ये आ रही होती है, ठीक है। फोर्थ वन वाज द डायरेटिक्स। डायरेटिक्स की हम बात कर रहे थे। डायरेटिक्स बेसिकली क्या कहते हैं ना कि किडनी जो एक्सक्रीट कर रही होती है ना हमारे पास मोर सोडियम एंड वाटर, ठीक है।
ये क्या कर रहे थे बेसिकली, हमारे पास ना किडनी को हेल्प आउट करेगा, ठीक है। हमारे पास पता है सोडियम और वाटर का क्या फ्लो होता है, अगर किडनी का फंक्शन आपको याद हो, ठीक है। तो डायरेटिक्स क्या करते हैं, उसको एक्सेस अमाउंट में करते हैं, ठीक है, सोडियम को भी और वाटर को, ताकि हमारे पास ब्लड का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो, ब्लड प्रेशर कम हो, एलिविएट करता है फ्लूइड के ओवरलोड को, जो हमारे पास हार्ट फेलियर की कंडीशन की वजह से हो रहा होता है। तो मेजरली डायरेटिक्स इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास काफ़ी टाइप्स की आती हैं, हम यहाँ पे टाइप्स नहीं डिस्कस करेंगे, थायराइड, लूप, पोटेशियम स्पेयरिंग, डिफरेंट तरह की होती है, ठीक है। जिसमें फेरसमाइड बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा दी जाती है, ठीक है। फेरसमाइड जो होती है ना, एक्यूट हार्ट फेलियर के केसेस में अर्जेंटली दी जाती है, ठीक है, ताकि हम फ्लूइड के ओवरलोड को ट्रीट कर सके, ठीक है। फिर हमारे पास पोटेशियम के लेवल्स को हेल्प आउट करने के पोटेशियम स्पेयरिंग्स होती हैं, थायराइड जो बेसिकली लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं ना, तब हम देते हैं, ठीक है। ये मेजरली होती है, ठीक है। ये भी हार्ट फेलियर हाइपरटेंशन के केसेस में दी जाती है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट के मेडिसन ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, ठीक है। तो हार्ट से रिलेटेड जब आती है ना चीज़, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, लाइक मेरे जैसे स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आई एम काइंड ऑफ लाइक, मुझे ज़्यादा रिलेटेड तो बहुत चीज़ों को मैनेज करना ना अच्छा लगता है, लाइक दोनों चीज़ों को जब आप कंबाइन करके स्टडी करते हो ना, मेडिकल और फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है पेशेंट को ट्रीट करना। आपको पता होता है वो क्या मेडिकेशन ले रहा है, उनका क्या इफेक्ट है, और मैंने उस पर ट्रीटमेंट देना है तो किस तरह से देना, ठीक है। फिर आ जाते हैं एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। बेसिकली ये ब्लॉक कर देता है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को, वो हार्मोन जो बेसिकली किडनी में ना हमारे पास सोडियम और वाटर को रिटेन कर रहा होता है, ठीक है। अब मैंने आपको यही बताया ना, डायरेटिक्स क्या कर रहे थे, एक्सेस में रिलीज कर रहे थे, ठीक है। तो ये उस एल्डोस्टेरॉन वो हार्मोन है जो हमारे पास किडनीज में ना स्टोर करता है सोडियम और वाटर को, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट क्या करते हैं कि इस हार्मोन को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास हम इसको रिलीज कर सके सोडियम और वाटर को ज़्यादा, और हमारे पास बेसिकली ब्लड प्रेशर कम हो सके, वर्कलोड ओवर जो हमारे पास ज़्यादा हुआ हुआ था, वाटर की स्टोरेज या सारा कुछ था, वो फ्लूइड ओवरलोड था, सॉरी, उसको कम कर सके, ठीक है। ये भी मेजरली हार्ट फेलियर के केसेस में दिया जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मेजरली जो हम लोगों ने सुनी है ना, ठीक है, स्पायरोनोलैक्टोन होती है जो मेजरली यूज़ की जाती है, और वो काफ़ी एरियाज में काफ़ी जगहों पे यूज़ होती है, ठीक है। फिर आ जाती है SGLT2 इनहिबिटर, जिसको मैंने कहा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स, ठीक है। बेसिकली ये क्या होते हैं कि जो वो इनहिबिटर्स हैं जो उस प्रोटीन को हमारे पास, लाइक किडनीज में एक प्रोटीन होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2, ठीक है। जिन्होंने ज़्यादा डिटेल में आइडिया होगा उनको होगा कि क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन को, ठीक है, ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब नहीं होने देता, और प्रमोट करता है एक्सक्रीशन उसकी यूरिन में, ठीक है। ये क्या करता है कि ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या करता है बेसिकली, ये हमारे पास ब्लड के ग्लूकोज लेवल को ना हमारे पास कम करने के साथ साथ डाययूरेटिक इफेक्ट भी देता है, लाइक ब्लड प्रेशर को कम करने का, ठीक है। तो इसके प्रोटीन सॉरी इस प्रोटीन को अगर आप ब्लॉक करते हो ना, सॉरी ये ब्लॉकेज इफेक्ट था, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रही थी ये ब्लॉकेज इफेक्ट था SGLT2 का, के इनहिबिटर्स जो होते हैं ना बेसिकली, हाँ ठीक है, सही है। SGLT2 इनहिबिटर्स जो थे ना बेसिकली, वो क्या करते थे कि वो ब्लॉक करते हैं SGLT2, वो एक प्रोटीन है किडनीज में, ठीक है, उसको ब्लॉक करते हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सके ग्लूकोज ज़्यादा रीअब्जॉर्ब ना हो, बल्कि वो एक्सक्रीट आउट होता जाए बॉडी में, ताकि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ना हो, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हमें डायबिटीज़ के लिए भी तो चाहिए था ना कुछ, तो ये साथ साथ डायबिटीज़ को भी मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। डायबिटीज़ और डायरेटिक इफेक्ट दोनों देता है, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है और ग्लूकोज के लेवल को भी कम करता है, ठीक है। वैसे तो ओरिजिनली ज़्यादातर ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में दिया जाता है, पर ये हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में भी काफ़ी यूजफुल होता है, और ये देखेंगे इसके इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो मेजरली जो थे ना ये 6 जो थे हमारे पास मेजर टारगेटेड एरियाज थे जहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है। ये होगी, फिर हमारे साथ मॉनिटरिंग करेंगे हम रेगुलर असेसमेंट ऑफ वेट, रीनल फंक्शन एंड BNP लेवल्स को, ठीक है।
ये हमने कहा कि हम रेगुलर असेसमेंट करेंगे, लाइक वेट की तो हम करेंगे, फिर रीनल फंक्शन भी हम देखते रहेंगे, आरएफटीज वगैरह करवा के बार बार, लाइक मल्टीपल ऑफ टाइम्स, ठीक है, हम करवा के चेक करते हैं कि रीनल फंक्शन कैसा है, बीएनपी के लेवल कैसे हैं। फिर आप ये जब सारी चीज़ें देखते हो, मॉनिटरिंग करते हो, तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है कि अब कैसी कंडीशन चल रही है। और पेशेंट को एजुकेट भी करते हैं, लाइक फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसका, और सोडियम की डाइट लिमिटेड कर देते हैं, ठीक है, लाइक उसमें सॉल्ट कम खाना है, मेजरली हमारा यही फोकस होता है, ठीक है, सॉल्ट कम खाना है, फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन करनी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी पसंदीदा फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर, ठीक है। फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट जो थी ना, वो तीन तरह से होती है, एक इन पेशेंट मैनेजमेंट है, एक आउट पेशेंट कार्डिक रिहेबिलिटेशन है, थर्ड वन मेंटेनेंस एंड लाइफस्टाइल काउंसलिंग, ठीक है। तीनों में क्या है कि इन पेशेंट में क्या होता है, हम अर्ली मोबिलाइजेशन करवाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स है, ठीक है। फेज टू में हम क्या करते हैं, लो इंटेंसिटी एरोबिक्स की तरफ जाते हैं और स्लाइड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। थर्ड में हम एरोबिक कंडीशनिंग करवाएंगे और फंक्शनल ट्रेनिंग भी करेंगे, ठीक है। हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फेज वन इन पेशेंट मैनेजमेंट क्या होती है कि बेसिकली अर्ली मोबिलाइजेशन का मतलब है कि मैं वॉकिंग सेशंस बेसिकली करेंगे, शॉर्ट वॉकिंग सेशंस, ताकि उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे, ओवर एक्सर्ट नहीं करेंगे हम, पेशेंट को जितनी जरूरत है उतनी, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की तरफ जाते हैं ताकि उस पेशेंट की ऑक्सीजनेशन जो है वो इम्प्रूव हो, ठीक है, तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अर्ली मोबिलाइजेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मोस्टली डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके, तो मैं यहाँ पे नहीं बता रही, पिछले केस सिनेरियोज में हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप वो जाके देखोगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को हमने किया, ठीक है। थर्ड वन वाज द अर्ली कंजर्वेशन टेक्निक्स, लाइक एजुकेशन करते हैं हम कि किस तरह से आपने एक्टिविटी की मॉडिफिकेशन करनी है, आपको क्या चीज़ ज़रूरत है क्या नहीं है, अभी आपने कोई ओवर एक्सर्ट नहीं करनी, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एनर्जी आपने कंजर्व करनी है, ठीक है, ऐसी टेक्निक्स बेसिकली पेशेंट को सिखाई जाती है। फिर आ जाती है हमारे पास फेज टू, आउट पेशेंट, जो हमारे पास 2 to 4 वीक्स, लाइक इन पेशेंट क्या था क्या हॉस्पिटल के अंदर, आउट पेशेंट क्या हुआ, आउट पेशेंट, ठीक है, मतलब आपने 2 to 4 वीक्स पोस्ट डिस्चार्ज जब पेशेंट देख किया, तो आपने स्लाइटली लो इंटेंसिटी और ऑबिक्स की तरफ गए, ठीक है, लाइक आपने उसको गा के साइकिलिंग वॉकिंग करनी है 5 to 10 मिनट्स, ठीक है, या स्टेशनरी साइकिलिंग क्या होती है कि बेसिकली आपने जिम में भी देखी होगी स्टेशनरी साइकिल, ठीक है, किसी को अगर नहीं आइडिया, या आपको एक आप ऐसे समझ लो कि एक साइकिल होती है जिसको आप एक ही जगह पे रखते हो और उसको आप पैडल्स उसके घुमाने के लिए पेशेंट को गाइड करते हो, ठीक है, स्टेशनरी साइकिलिंग होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ये स्टार्टिंग में आप 5 to 10 मिनट्स 5 से स्टार्ट किया, फिर 10 तक लेके गए, 20 30 इस तरह से ग्रेजुअली इंक्रीज कराते जाते हो। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग लाइट वेट्स, ठीक है, बहुत कम, लाइक 1 to 2 पाउंड्स के वेट आपने दिए पेशेंट को और वो उसने उठाए फॉर अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, दोनों, ठीक है, स्लाइड स्लाइड सी, ताकि वो मसल एट्रोफी की तरफ ना जाए, लाइक मसल मास जो है वो उसका डेड ना हो, मसल मास उसका खत्म ना हो, बेसिकली हम मसल एट्रोफी से बचाने के लिए पेशेंट को क्या करते हैं, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सरसाइजेस लाइट वेट एक्सरसाइज की तरफ लेके जाते हैं, इन्हीं को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। सेल्फ मॉनिटरिंग एजुकेशन बेसिकली आप उसको गाइड करते हो कि अगर फ्लूइड ओवरलोड होता है तो वो कैसे होगा, और उसके साइंस को रिकॉग्नाइज अर्ली रिकग्निशन आप पेशेंट को सिखा देते हो ताकि मैनेज कर सके वो उन सिम्टम्स को अर्ली मैनेजमेंट की तरफ लेके जा सके, ठीक है। अगर अर्ली मैनेजमेंट हो जाएगी, जाहिर सी बात है सेल्फ मॉनिटरिंग की वजह से ही अर्ली मैनेजमेंट होती है, ठीक है, तो अर्ली मैनेजमेंट हो जाएगी तो बेसिकली पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा वर्स नहीं होती, ठीक है। तो फेज टू में आप साथ ये तीनों चीज़ें करवाते हो, लाइक लो इंटेंस ट्रेनिंग होती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, साथ 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 आप बेसिकली उसको गाइड करते हो, एजुकेट करते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं फेज थ्री, फेज थ्री में आप फिर एरोबिक कंडीशनिंग की तरफ जाते हो, लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस की तरफ, ठीक है। इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, आप ट्रेडमिल वॉक, आप डिफरेंट तरह के और गाइडेंस दे सकते हो एरोबिक कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर, ठीक है, जिसमें बेसिकली उसका कार्डियक वर्क ज़्यादा हो, ठीक है। एरोबिक कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस वही होती हैं जिनमें उसका कार्डियक वर्क स्टार्ट हो जाता है, अच्छा, ठीक है, 30 to 40 मिनट्स का हो, 3 to 5 डेज अ वीक, मेजरली साइकिलिंग वॉकिंग ये सारी चीज़ें यहाँ आ रही होती है, ठीक है। फिर आप फंक्शनल ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हो तो सिट टू स्टैंड एक्सरसाइजेस, लाइट स्टेयर क्लाइंबिंग की तरफ, ठीक है, ये मेजर चीज़ें आ रही होती हैं कि लाइक आप फंक्शन कैसे ट्रेनिंग, सिट टू स्टैंड एक्सरसाइजेस कराएंगे, ठीक है, आपने उसकी तरफ लेके फिर आप लाइट स्टेट क्लाइंबिंग करवाते हो ताकि उसकी फंक्शनल कैपेसिटी भी इंप्रूव हो, ठीक है। ये बेसिकली आप जब 4 वीक्स आफ्टरवर्ड्स होते हैं ना, उसके बाद से आप लाइक 1 मंथ के बाद आप ये स्टार्ट करवाते हो, ठीक है।
साथ साथ उसको डाइट की, लाइफस्टाइल काउंसलिंग दोगे कि आपने सोडियम की और फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन रखनी है, ज़्यादातर स्मोकिंग अगर है तो वहाँ पे सिजेशन सपोर्ट लेना है, रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए वेट की, ठीक है। स्मोकिंग को किस तरह से आपने अपनी लाइफ से क्विट करना है, मेजरली आपने ये गाइड करना है। सोडियम लाइक सॉल्ट तो आपने लेना नहीं है, ठीक है। मेजरली आप गाइड यही करते हो, सॉल्ट अवॉइड करो, फ्लूइड अवॉइड करो, ठीक है। आप मेजर गाइडेंस की तरफ जाते हो, ठीक है। एरोबिक कंडीशनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग, डाइट एंड लाइफस्टाइल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।